चलो बच्चों, आज फिर हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं खनिज संसाधन, जो कि आपको क्लास 10 के ज्योग्राफी के पहला जो अध्याय है उसका टॉपिक है खनिज संसाधन। जो प्राकृतिक संसाधन में आज जो है चौथा भाग है खनिज संसाधन। चलिए आज देखते हैं खनिज संसाधन के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से। कहते हैं कि खनिज संसाधन आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति के आधार स्तंभ है। भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज मिलते हैं तथा कुछ खनिजों के उत्पादन एवं भंडार में यह विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। स्वतंत्रता के बाद खनिजों का सर्वेक्षण एवं विकास की ओर काफ़ी ध्यान दिया गया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग एवं निजी क्षेत्र की कंपनियां इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। यानी कि कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता के बाद जो खनिज का सर्वेक्षण जो है विकास की ओर काफ़ी ध्यान दिया गया, जिसमें आपको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक हो गया, दूसरा हो गया तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, और बहुत सारी निजी कंपनियां भी इस दिशा में कार्य कर रही है। कहते हैं कि खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ हैं। दूसरे शब्दों में खनिज निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणिक संरचना वाले ठोस पदार्थ को कहा जाता है। खनिज किसे कहेंगे? एक निश्चित संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को कहा जाता है। हमारा स्थल मंडल चट्टानों से बना है तथा चट्टान खनिजों के संयोग से बना है। अभी तक लगभग 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, किंतु 30 खनिज ही आर्थिक दृष्टि से विशिष्ट महत्व रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि खनिजों के कौन कौन से प्रकार हैं। तो यहाँ पे आपको खनिज सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया धात्विक खनिज और दूसरा हो जाएगा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज कौन कौन होते हैं देखते हैं। इन खनिजों में धातु होता है, जैसे लोह अयस्क होता है, तांबा होता है, निकील, मैग्नीज आदि। पुनः इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। यानी खनिज सामान्यतः दो भाग में होगा। एक होगा धात्विक खनिज, दूसरा होगा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज, इन खनिजों में धातु होता है, जैसे लोह अयस्क, तांबा, निकील, मैग्नीज। पुनः इसे दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक हो गया लोहयुक्त खनिज। जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश अधिक पाया जाता है वे लोहयुक्त खनिज कहलाते हैं, जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज, निकील व टंगस्टन। अलोहयुक्त खनिज, जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश न्यून होता है या नहीं होता है, उसे हम लोग अलोहयुक्त खनिज कहते हैं या कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, सीसा, बॉक्साइट, टीन, तांबा इत्यादि। अब हम लोग देखते हैं अधात्विक खनिज। इन खनिजों में धातु नहीं होता है, जैसे चूना, डोलेमाइट, अभ्रक, जिप्सम आदि। अधात्विक खनिज के भी दो प्रकार होते हैं। अकार्बनिक खनिज, इसमें जीवाश्म होते हैं। ये पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों के परिवर्तित होने से बनते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। दूसरा है अकार्बनिक खनिज। इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट। अब हम लोग खनिजों का वर्गीकरण देखते हैं।
तो खनिजों को दो भागों में वर्गीकरण किया गया, एक धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज का हम पहले ही बता चुके हैं कि लोहयुक्त एक खनिज हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अलोहयुक्त खनिज। और धात्विक में कार्बन हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा अकार्बन। हम धात्विक में देखेंगे लोहयुक्त में कौन कौन हो जाएगा, लोहा, निकिल, मैग्नीज, कोबाल्ट इत्यादि। अलोहयुक्त में हो जाएगा सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आदि। कार्बनिक में कौन हो जाएगा, कोयला व पेट्रोलियम। अकार्बनिक में कौन हो जाएगा, अफरक व ग्रेफाइट। अब हम लोग देखेंगे कि दोनों खनिजों में क्या अंतर है, धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग धात्विक खनिज देखते हैं। धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होगा, वही अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होगा। यह कठोर एवं चमकीले होते हैं, जबकि अधातु इनकी अपनी एक चमक होगी। धात्विक में यह प्राय आग्नेय चट्टान में मिलते हैं। धात्विक जो है यह प्राय आग्नेय चट्टान में मिलते हैं, जबकि अधात्विक तत्व यह प्राय परतदार चट्टान में मिलेंगे। उसके बाद धात्विक को पीट कर तार बनाया जा सकता है। यह पीटने पर टूटता नहीं है, लेकिन इन्हें पीट कर तार नहीं बना सकते हैं, ये पीटने पर चूर चूर हो जाते हैं। यही कारण है धात्विक और अधात्विक में अंतर होने के। अब हम लोग लौह खनिज एवं अलोह खनिज के बारे में जानेंगे, क्या अंतर है। लौह खनिज जिन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है, नाम से यह स्पष्ट है लौह खनिज, तो यानी कि जिस खनिज में क्या होगा, लोहे का अंश पाया जाता है तथा इनका उपयोग लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है, वे लौह खनिज कहलाते हैं। जैसे लौह अयस्क, निकील, टंगस्टन, मैग्नीज। और दूसरा है अलोह खनिज, यानी जिसमें लोहा नहीं होगा। तो जिन खनिजों में लोहे का अंश न्यून या बिल्कुल नहीं होता है, वे अलोह खनिज कहलाते हैं, जैसे सोना, सीसा, अभ्रक इत्यादि। दूसरा वह पॉइंट लौह खनिज का, ये स्लेटी, धूसर या मटमैला आदि रंग का होता है, जबकि अलोह खनिज अनेक रंग का हो सकता है। ठीक है। तीसरा है लौह खनिज, ये रवेदार चट्टान में पाए जाते हैं, जबकि ये आपको सभी प्रकार के चट्टान में अलोह खनिज मिल जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसका विशेषता देखते हैं, खनिज की क्या विशेषता होती है। तो खनिजों की विशेषता होती है, खनिजों का वितरण असमान होता है। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम तथा कम गुणवत्ता वाले खनिज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि जो अधिक गुणवत्ता जिसमें है वह कम मिलता है, और जिसकी गुणवत्ता कम है वो आपको ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज समाप्य संसाधन है, एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, अतः इसके संरक्षण की परम आवश्यकता है। तो ऐसे खनिजों को हम लोग अनवीकरणीय भी कह सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन भी कह सकते हैं, और नवीकरणीय संसाधन भी कह सकते हैं। खनिजों का वितरण, तो आप देखते हैं कि भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न भूगर्भिक संरचनाएं पाई जाती हैं, बहुत सारी विभिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि खनिजों का वितरण बहुत असमान हो गया है, मतलब समान तौर पे आप उसका वितरण नहीं कर पाते हैं। अधिकतर खनिज प्रातः आपको प्राचीन चट्टान के समूह में ही पाए जाएंगे, जब जैसे लौह अयस्क व मैग्नीज के भंडार देश के कैम्ब्रियन युग पूर्व की चट्टानों की धारवार समूह में पाए जाते हैं। तो आपको जो लौह अयस्क कहाँ मिलेंगे, लौह अयस्क और मैग्नीज कहाँ मिलेंगे, तो लौह अयस्क और मैग्नीज जो है आपको कैम्ब्रियन पूर्व की चट्टानों के धारवार समूह में पाए जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको तांबा, सीसा व जस्ता आपको अरावली श्रेणी में मिलेगा, देखने को पाई जाती है। आपको चूना पत्थर, डोलेमाइट, जिप्सन, कैल्शियम सल्फेट, कडप्पा और ऊपरी विध्वन समूहों तक सीमित है।
यहाँ फिर देखेंगे कि अधिकांश खनिज धारक चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। जो अधिकांशीय खनिज धारक चट्टान है वो आपको प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। भारत के उत्तरी मैदान की आधार चट्टानों की जलोढ़ की मिट्टी मोटी परत ने पुनः ढक दिया है। यानी कि उत्तर भारत के जो मैदान है, जो जलोढ़ की जो मिट्टी है, वो क्या किया है, चट्टानों को पूर्णतः क्या किया है, ढक दिया है। अतः वहाँ खनिजों का बहुत अभाव है। देश का अधिकांश खनिज निम्नलिखित 3 पट्टियों में पाई जाती है। हम लोग देखते हैं कि किन किन पट्टियों में पाई जाएगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक हो गया उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिणी पश्चिमी पठार व उत्तर पश्चिमी पठार। जैसे आप भारत का नक्शा है तो उत्तर पूर्वी में आपको मिलेगा, ठीक है, फिर आपको दक्षिणी पश्चिमी में मिलेगा, फिर आपको उत्तर पश्चिमी पठार में भाग में देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ मिलने की चांस है। तो उत्तर पूर्वी पठार का मतलब हो गया, यह देश की सबसे धनी खनिज पेटी है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार अवस्थित है। इस पेटी में लो अयस्क, मैग्नीज, अफरक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलेमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलेनाइट, फास्फोट आदि के विशाल भंडार है। तो आपको इतना याद रखना है कि लो अयस्क, मैग्नीज, अफरक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलेमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलेनाइट तथा फॉस्फेट का विशाल भंडार आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपको उत्तर पूर्वी पठार में देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कुछ चीज़ें आप लोगों को दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि आपको किस पठार में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे चीज़ आपको दूसरे पठार में भी देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जो है आपको विशाल अगर बात किया जाए तो उत्तर पूर्वी पठार में। ज्ञातव्य हो कि शक्ति संसाधनों की विस्तृत चर्चा अलग अध्याय में किया गया था, इसकी चर्चा इस अध्याय में नहीं किया जा रहा है, इसलिए ज़्यादा ऊर्जा का जो है इसमें आपको नहीं बताया गया। आगे हम बात करेंगे। कहता है कि अगला है दक्षिण पश्चिमी पठार। यह पेटी कर्नाटक के पठार एवं निकटवर्ती जो तमिलनाडु के पठार में फैली हुई है। दक्षिण पश्चिमी वाला जो कहाँ है, कर्नाटक और तमिलनाडु का पठार। यह लो अयस्क, खनिज, बॉक्साइट आदि भारी मात्रा में पाए जाते हैं। देश की सभी तीनों सोने की खान इसी पेटी में मौजूद है। यानी देश में जो भी 3 सोने की जो खान है वो आपको इन्हीं पेटियों में जो है आपको देखने को मिलेगी। वह है दक्षिण पश्चिम पठार, दक्षिण पश्चिम पठार, ठीक है। और ये आपको कर्नाटक एवं तमिलनाडु के पठार तक फैली हुई है। अगला है उत्तर पश्चिमी पठार। इस पेटी का विस्तार जो है खंभात की खाड़ी से लेकर अरावली की श्रेणी तक है। यानी खंभात की खाड़ी से लेके आपको अरावली तक है। यहाँ अनेक अलोह पदार्थ जैसे चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा आदि मिलते हैं। बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, डोलेमाइट, चूना पत्थर, नमक आदि भी पर्याप्त भंडार है। तो ये सब चीज़ें आपको उत्तर पश्चिम प्रदेश में देखने को मिलेगी। अब हम लोग बात करेंगे कि हिमालय क्या है। तो हिमालय एक अन्य खनिज पेटी है। यहाँ पे भी तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट आदि प्राप्त है। तो यानी हिमालय भी एक अलग अन्य खनिज पेटी है, इसलिए तांबा, जस्ता जो है आपको वहाँ देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे धात्विक खनिज। धात्विक खनिज लोहा, लो अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, पैराइट, निकिल आदि धात्विक खनिजों के सुंदर उदाहरण हैं। ये अधिकतर उद्योगों के आधार होते हैं। जानते हैं कि लोहा जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब हम बात करेंगे लो अयस्क कौन कौन से है, कैसे लो अयस्क के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो लोहा आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। सही बात है कि किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के लिए लोहा जो है एक रीढ़ के भांति काम करता है। यह उद्योगों की जननी भी है। बिना लोहा के आप कोई भी मशीनरी चीज़ नहीं बना सकते हैं। बहुत सारे मशीनरी जो है लोहे के ही बने होते हैं। तो यह उद्योगों की जननी भी है। लोहा खान से शुद्ध रूप में नहीं मिलता। लोहा जो है खादान से शुद्ध रूप में क्या मिलता, नहीं मिलता है, बल्कि लो अयस्क आयरन ओर के रूप में निकलता है। शुद्ध लोहे की मात्रा के आधार पर भारत में पाए जाने वाले लो अयस्क 3 प्रकार है। एक है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट
और लिमोनाइट। भारत में पूरे विश्व के लोह भंडार का 1/4 भाग जो है आंकलित है। बहुत बार पूछा जाता है आपसे कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, लिमोनाइट किसका अयस्क है। तो ये जो है लोह अयस्क है। किसका अयस्क है? तो लोहे का अयस्क है। बहुत बार पूछा जाएगा या कि लोहे के अयस्क कौन से, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, इसको याद रखना है। और विश्व में लोहे का जो भाग है आपको 1/4 भाग जो है वो आपको भारत में है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भारत के लोह अयस्क के मुख्य तत्व, जैसे हेमेटाइट लोहे का अंश इसमें 68% है, मैग्नेटाइट इसमें जो है 60% है और लिमोनाइट इसमें 40% है। इसका उपनाम कौन कौन सा है? हेमेटाइट का उपनाम क्या है? तो हेमेटाइट का उपनाम है लाल अयस्क, मैग्नेटाइट काला अयस्क और लिमोनाइट पीला अयस्क है। तो भारत में इसका भंडार कितना है? तो इसका भंडार है 1231.7 करोड़ टन में है। ये 54 करोड़ में है। ये अभी परीक्षाधीन में है, अभी तक निश्चित नहीं हुआ है कितनी है, लेकिन बहुत जल्द जियोलॉजिकल सर्वे वाली जो लोग सब है उनकी खोज कर रहे हैं, तो जल्द ही आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। भारत में लोह अयस्क का उत्पादन 2005-06 में ये आपको 1,65,230 टन, ये उसके बाद 1000 टन में है। यहाँ देख सकते हैं 1,80,917 टन, 2,06,929 लाख टन में है, मतलब है ये 2007 तक का इसमें डाटा दिया हुआ है। अब हम इसका वितरण देखेंगे कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो भारत में लोह अयस्क प्रायः सभी राज्यों में पाया जाता है, परंतु यहाँ कुल भंडार का 96% जो है आपको कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा और झारखंड राज्यों में सीमित है। यानी कि 100% में आपको 96% जो है इन्हीं 5 राज्यों में आपको मिलेगा, जिसमें कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्य में सीमित है। शेष जो भंडार है वो आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में अवस्थित है। भारत में 1950 और 51 में 42 लाख टन लोहे का उत्पादन हुआ था, जो 2004-05 में बढ़कर 1427 लाख टन हो गया। अतः लोहे के उत्पादन में भारी विकास हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि जिन राज्यों का हमने चर्चा किया उसके बारे में कि कितना क्या उसमें लोहे का उत्पादन हो रहा है। जैसे कर्नाटक भारत राज्य का लगभग 1/4 भाग उत्पादन करता है, यानी जितना आप लोहे का उत्पादन होता है उसमें से 1/4 भाग अकेले कर्नाटक करता है। यहाँ बेल्लारी, हॉसपोट, संदूर आदि क्षेत्रों में लोह अयस्क की खादानें हैं। चिकमंगलूर जिले में बाबूबुदन, कालाहांडी एवं कैमनगुडी की पहाड़ियों में लोहे का अनेक खादान पाया जाता है। जब आपको कर्नाटक के किन जिलों में या कहाँ पाया जाता है तो अब आपको इन सब चीज़ों को याद रखना है। चिकमंगलूर जिला में बाबूबुदन, कालामांडी एवं कैमनगुडी की पहाड़ियों में खान पाए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़ देश का दूसरा उत्पादक राज्य है, जो देश का करीब 20% लोहा उत्पादन करता है। दांतेवाड़ा जिला का बेलाडीला एवं दुर्ग जिले के डड्डी एवं राजहरा प्रमुख उत्पादक स्थल है। यानी छत्तीसगढ़ जो है आपको दूसरा राज्य है जो करीब 20% लोहा उत्पादन करता है, जो दांतेवाड़ा जिला का एक बेलाडीला क्षेत्र और दुर्ग जिला का जो है आपको डल्ली एवं राजहरा प्रमुख उत्पादन है। जब आप रायगढ़, बिलासपुर एवं सरगुजा अन्य उत्पादक जिले भी हैं। यहाँ का अधिकांश लोहा विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात होता है। तो एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि जो छत्तीसगढ़ का जो आपको लोह उत्पादन होता है वह ज़्यादातर आपको विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उड़ीसा में आपको 19% लोहा का उत्पादन होता है। यहाँ की प्रमुख खाने गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ यानी मयूरगंज एवं किरीबुरू है।
उसके बाद हम बात करेंगे गोवा देश का चौथा लौह उत्पादक राज्य है। यहाँ देश का 16% उत्पादन होता है, जो कि आपको प्रमुख खान जो है साहक्यूम, संगयुम, क्यूपेम, सतारी, पोंडा एवं व्योलिम में स्थित है। आपको सिर्फ इतना याद रखना कि मरमा गोवा पतन से लोहा का निर्यात किया जाता है, यानी गोवा का में जो लोहा उत्पादन होता है वह किस पतन से किया जाता है, तो ये आपको मरमागांव पतन से किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे झारखंड। यह देश का 5वां लौह उत्पादक राज्य है और 15% से अधिक लोहे का उत्पादन करता है। यहाँ पूर्व एवं पश्चिम में सिंहभूम है, सरायकेला है, पलामू है, धनबाद है, हजारीबाग है, लोहरदगा एवं रांची मुख्य उत्पादक केंद्र है। बात करेंगे महाराष्ट्र में लौह अयस्क की खदानें चंद्रपुर, रत्नागिरी एवं भंडारा जिले में अवस्थित हैं। आंध्र प्रदेश के करीमनगर, वारंगल, कर्नूल, करप्पा आदि लौह अयस्क उत्पादन है, जबकि तमिलनाडु की तीर्थमलाई पहाड़ियाँ, सलेम एवं यादपल्ली, नीलगिरी में लोहे का भंडार है। अब बात करेंगे मैग्नीज का भंडार। लोहे का हो गया, अब मैग्नीज। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। अब कहता है मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में रूस, दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरे स्थान पर आता है। तो याद रखना है कि मैग्नीज का उत्पादन जो है विश्व में सबसे ज़्यादा किस देश में होता है, तो पहला स्थान हो गया रूस, दूसरा स्थान हो गया दक्षिणी अफ्रीका और तीसरा स्थान होता है आपको भारत। यह मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात बनाने तथा लोहा एवं खनिज के मिश्र धातु बनाने के उपयोग में आता है। तो इसका काम क्या है, मैग्नीज का उत्पादन क्या काम है कि जंगरोधी इस्पात बनाने में और साथ ही लोहा एवं मैग्नीज का मिश्रण से जो धातु बनाते हैं उसमें उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण। मैग्नीज का उत्पादन किन किन चीज़ों के लिए आवश्यक है, बैटरी के निर्माण, फोटोग्राफी, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में भी होता है। साथ ही इसका उपयोग पेंट बनाने में, कीटनाशक दवाइयों के बनाने में किया जाता है। भारत के कुल उत्पादन का 85% मैग्नीज का उपयोग मिश्र धातु उत्पादन में किया जाता है। यानी भारत में जितना उत्पादन होता है उसका 85% जो भाग है वो आपको मैग्नीज का जो उपयोग होता है वो आपको मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो भारत में मैग्नीज का संचित भंडार 1670 लाख टन है। विश्व में जिम्बाब्वे के बाद भारत में ये मैग्नीज का सबसे बड़ा संचित भंडार है। अगर संचित भंडार की बात किया जाए तो जिम्बाब्वे पहले स्थान पे और दूसरा स्थान पे आपको भारत है, जो विश्व के कुल संचित भंडार का 20% है। भारत में उत्पादन के मुख्य क्षेत्र आपको उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश है। भारत का 78% से ज़्यादा मैग्नीज अयस्क का भंडार आपको महाराष्ट्र के नागपुर एवं भंडारा जिला से लेकर मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिला तक जो है फैली पेटी में मिलते हैं। अब मैग्नीज के उत्पादन 2005-06 में ये आपको देखने को मिलेगा, 6-7 और 7-8 में ये आपको डाटा दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कहता है कि उड़ीसा भारत में मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। यहाँ देश का कुल उत्पादन का 37% मैग्नीज उत्पादन होता है। यहाँ मैग्नीज की कुल मुख्य खदानें जो है सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायपुर, बोलांगिरी, क्योंझर, जाजपुर एवं मयूरभंज जिला है। महाराष्ट्र भारत के कुल उत्पादन का लगभग 1/4 मैग्नीज उत्पादन करता है। इस राज्यों को मुख्य चयनित उत्पादन पेटी नागपुर एवं भंडारा जिले में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश जब बात करेंगे तो 21% मैग्नीज पैदा कर देश का तीसरा बड़ा उत्पादक जो है राज्य है। यहाँ बालाघाट तथा छिंदवाड़ा जिले में मैग्नीज का क्या हो रहा है, उत्पादन होता है। अब हम बात करेंगे कर्नाटक में मैग्नीज जो है शिमोगा, चित्रदुर्ग, तुरमूर, बेल्लारी, उत्तरी कन्नाड़ा, धारवाड़, चिकमंगलूर, बीजापुर जिले में मुख्य उत्पादक है। पहले यहाँ देश का 1/4 मैग्नीज उत्पादन होता था, किंतु अब उत्पादन कम हो रहा है। अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश का, तो देश में सकल उत्पाद का 6% मैग्नीज ही उत्पादन होता है। यह मुख्य उत्पादक जिला है श्रीकाकुलम है
अन्य उत्पादक जिलों में विशाखापट्टनम, कडप्पा व विजयनगर तथा गंटूर है। अब हम बात करेंगे धात्विक तत्व। लोह अधात्विक, सॉरी यहाँ पे अधात्विक होगा, अलोह होगा। धात्विक खनिज अलोह। इसमें आपको बॉक्साइट, सोना, चांदी, तांबा, टीन, जस्ता आदि आते हैं। ये खनिज दैनिक जीवन में बड़े काम के हैं, किंतु भारत में इन खनिजों का बहुत ही अभाव है। हम बात करेंगे बॉक्साइट का। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बॉक्साइट के से रिलेटेड। यह एक अलोह धातु निक्षेप है जिसमें एल्युमिनियम नामक धातु निकाली जाती है। जिससे क्या होता है कि एल्युमिनियम नामक धातु निकाली जाती है। भारत में बॉक्साइट का इतना भंडार है कि एल्युमिनियम में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इसका बहुमुखी उपयोग वायुयान निर्माण करने में, बॉक्साइट का निर्माण वायुयान निर्माण करने में, विद्युत उपकरण बनाने में, घरेलू साज सज्जा के सामानों का निर्माण करने में, बर्तन बनाने में, सफ़ेद सीमेंट बनाने में एवं रासायनिक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। भारत में बॉक्साइट का अनुमानित भंडार 3037 मिलियन टन है। आप देख सकते हैं कि भारत में बॉक्साइट का उत्पादन कैसे कैसे हो रहा था। 1951 में ये आपको क्षमता था। आज 2007-8 का डाटा आपको देख सकते हैं, कहाँ 68,000 और कहाँ 2,46,078। यानी कि आप सोच सकते हैं कि पिछले 51, 50, 60, 70 सालों में इसका उत्पादन आपको 24,610,000 टन में जो है उत्पादन बढ़ गया है। वितरण देखते हैं बॉक्साइट का कहाँ कहाँ वितरण है। तो बॉक्साइट भारत के अनेक क्षेत्रों में मिलता है, किंतु मुख्य रूप से इसका भंडार आपको उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। देश का आधा से अधिक बॉक्साइट का भंडार आपको उड़ीसा में है। यानी कि इसलिए पहले स्थान पे बॉक्साइट का उत्पादन करने वाले राज्य जो है वो आपको उड़ीसा है। उड़ीसा भारत के कुल उत्पादन का 42% बॉक्साइट उत्पादन अकेले करती है। अब उसमें देखते हैं कि कालाहांडी, बोलांगीर, कोरापुट, सुंदरगढ़ तथा संबलपुर बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक जिले हैं। अब इसमें सभी जिलों के बारे में दिया हुआ है, हम लोग पढ़ ही लिए हैं कि कौन कौन से राज्यों में जो है ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश अवस्थित है। तो आप लोग जो है इसमें देख लीजिएगा, सभी उसके जो भी राज्य है उसके ज़िले के बारे में दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी पढ़ सकते हैं। जैसे गुजरात के आपको हो गया खैरा, सबरमेट, कच्छ, सूरत, ये हो गया। झारखंड के आपको हो गया लोहरदगा, रांची, लातेहार, पलामू हो गया। महाराष्ट्र को आपको हो गया कोलंबा, रत्नागिरी, कोल्हापुर हो गया। छत्तीसगढ़ का जो है आपको हो गया पहाड़ी प्रदेश, रायगढ़, बिलासपुर हो गया। उसके बाद आपको अब हम लोग पढ़ेंगे तांबा के उत्पादन में या तांबा के पूरे। कहता तांबा एक अति उपयोगी अलोह धातु है। यह बिजली का अच्छा संचालक है, जिससे इसका ज़्यादा उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। इससे बर्तन एवं सिक्के भी बनाए जाते हैं। इसे अन्य धातुओं से मिलाकर अनेक सामान जो है बनाए जाते हैं। भारत में तांबा का अभाव है। देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। 1951-52 में मात्र 3.75 लाख टन तांबे का उत्पादन हुआ था। 1990-91 में बढ़कर यह 52.5 लाख टन हो गया, किंतु 2001 से 2000 तक में इसका उत्पादन फिर से घट के 30 इतना टन रह गया था। तांबा का उत्पादन कौन करती है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबा का खनन एवं प्रगलन का कार्य करती है। झारखंड का पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिला तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। इसके अतिरिक्त झारखंड में हजारीबाग में, पलामू आदि जिलों में भी अल्प मात्रा में आपको तांबे का उत्पादन होता है। तो याद रखना है सबसे ज़्यादा आपको तांबा कहाँ होगा, तो झारखंड में। कहाँ? तो पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिला में। इसको याद रखना है।
उसके बाद हम राजस्थान चलेंगे तो राजस्थान का जो खेतरी है सिंघाना भेखला में तांबे का विस्तृत उत्पादन क्षेत्र है। जब मध्य प्रदेश हम जाएंगे तो मध्य प्रदेश में बालाघाट तथा छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला तांबे की खान है। इसके साथ ही हम जब आंध्र प्रदेश जाएंगे तो वहाँ पे खम्मन, गंटूर, कर्नूल जिला, कर्नाटक में चित्रकूट, दुर्ग एवं हासन जिला और महाराष्ट्र में चंद्रापुर जिला में भी आपको तांबा निकाले जाते हैं। तो सबसे VBI क्वेश्चन है कि तांबे का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, तो आपको याद रखना है झारखंड में। और जब आपसे जिला पूछा जाएगा तो पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम याद रखिएगा। साथ ही राजस्थान का खेतरी नामक जगह जो है वहाँ पे ज़्यादा तांबे का उत्पादन होता है। चलिए उसके बाद हम लोग अधात्विक खनिज के बारे में पढ़ते हैं। भारत में अधात्विक खनिजों में के अतिरिक्त अनेक प्रकार के अधात्विक खनिजों का भंडार है। धात्विक खनिजों के अतिरिक्त भी अधात्विक खनिज का भी भंडार है। इन खनिजों का औद्योगिक विकास में बड़ा ही योगदान है। देश में 2001 के आसपास में 40 से अधिक अधात्विक खनिजों का व्यापक पैमाने पर उत्पादन हुआ। आर्थिक रूप से जो अभ्रक है, चूना पत्थर है, डोलेमाइट है, फॉस्फेट है, ग्रेफाइट है, जिप्सन है, मैग्नेटाइट इत्यादि महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप अभ्रक के बारे में, भारत विश्व में सीट अभ्रक का अग्रणी उत्पादन है। भारत विश्व में सीट अभ्रक का एक अग्रणी उत्पादक है। अब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उद्योगों में इसका उपयोग होता आ रहा है, किंतु कुछ कृत्रिम विकल्प आ जाने से अभ्रक के उत्पादन एवं निर्यात दोनों पर बुरा असर पड़ता है। वैसे तो चीन काल से अभ्रक का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं के लिए किए जाते थे, लेकिन विद्युत उपकरण में इसका उपयोग होता है, क्योंकि यह विद्युत रोधक होने के कारण जो है उच्च विद्युत शक्ति को सहन कर सकता है। चलिए, भारत में उत्पादन की दृष्टि से अभ्रक निक्षेप की 3 पेटियां हैं। एक बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थानों के राज्यों के अंतर्गत आती है। भारत में अभ्रक के कुल भंडार इतना है, 2001 के में इतना है। ये सब आपको देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ उतना है नहीं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे चूना पत्थर। भारत में के चूना पत्थर का 76% सीमेंट, 16% लोहा इस्पात तथा 4% रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है। यानी कि भारत में जो चूना पत्थर है वो आपको 76% सीमेंट में यूज किया जाता है, 16% आपको लौह इस्पात में यूज किया जाता है और 4% आपको रसायन के उद्योग में किया जाता है। शेष जो 4% आपको बचता है वो आपको उर्वरक के लिए, कागज एवं चीनी के लिए उद्योग में होता है। देश का 35% चूना पत्थर जो है आपको मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अन्य उत्पादक राज्य जैसे छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार और झारखंड है। तो यानी सबसे ज़्यादा जो है आपको मध्य प्रदेश में है, इसको याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। चूना पत्थर सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कितनी प्रतिशत? 35%। अन्य राज्य लिखिएगा छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, झारखंड एवं आदि। हम बात करेंगे खनिजों का आर्थिक महत्व। कहता पृथ्वी पर जैसे जल और थल अति महत्वपूर्ण खजाने हैं, ठीक उतने ही महत्वपूर्ण खनिज संसाधन भी अब हो चुके हैं। खनिज संसाधनों के अभाव में देश के औद्योगिक विकास को गति एवं दिशा नहीं मिल सकती है। फलतः देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध भी हो सकता है। विश्व के बहुत से देशों में खनिज संपदा राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत बने हुए हैं। बहुत से ऐसे देश हैं जहां पे खनिज संपदा काफ़ी मात्रा में है, तो उनका आय जो है वही उनका राष्ट्रीय आय बने हुए हैं। अब है कि खनिजों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक बार उपयोग में आने के पश्चात लगभग वो समाप्त हो जाता है, इसलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। इसका संबंध हमारे जीवन एवं भविष्य के कल्याण से। खनिज ऐसे क्षयशील संसाधन होते हैं जिन्हें दोबारा नवीकृत नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। चलिए, हम खनिजों का संरक्षण कैसे करेंगे? तो खनिजों
खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है। हम लोग जान रहे हैं कि ये क्षयशील होता है और अनवीकरणीय संसाधन यहाँ आ भी गया है। इनकी मात्रा भी एक प्रकार से सीमित है, इनका पुनर्निर्माण असंभव है, इसका पुनर्निर्माण करना असंभव है। खनिज उद्योगों का आधार, खनिज जो है उद्योगों का एक आधार है। अगर खनिज नहीं रहेंगे तो बहुत सारे उद्योग क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का अतिशय दोहन एवं उपयोग इनके अस्तित्व के लिए खतरा हो गया। कह रहा कि खनिज आपके उद्योग जो फैक्ट्री है उसका एक आधार है, लेकिन वही फैक्ट्री जिस प्रकार खनिजों का ज़्यादातर दोहन कर रही है, अब हम लोगों के लिए एक प्रकार से संकट की स्थिति आ गई है कि खनिज जो है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर, जब आप पहला चैप्टर पढ़े होंगे संसाधन का, उसमें हम आप लोगों को बताए थे, संसाधन के भागों को बताए थे, उसमें आप लोगों को बताए थे संसाधन नियोजन कैसे करना है और संसाधन संरक्षण कैसे करना है। उसी जगह में हम आपको बताए थे कि संसाधनों का संरक्षण अगर आप विवेकपूर्ण तरीके से और नियोजन के तरीका से, योजना के तरीका से, प्लानिंग करके, प्लान बना के जब आप कोई चीज़ खर्च करेंगे, तभी जाके आप खनिजों का आप संरक्षण कैसा है कर सकते हैं। इसलिए कहा गया कि खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला है खनिज के निरंतर दोहन पर आपको नियंत्रण करना है, दूसरा है उनका बचत पूर्वक उपयोग करना है, एवं तीसरा है कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज करना है। पहला तो आपको उसको निरंतर दोहन पे नियंत्रण करना है, आपको उसको बचत पूर्वक उपयोग भी करना है, मतलब विवेकपूर्ण रूप से उपयोग करना है, और जो कच्चे माल के रूप में जो सस्ता विकल्प होगा उसको भी खोज करना है। कहता है कि खनिजों पर नियंत्रण के अलावा उनके विकल्पों को खोजना, खनिजों के अवशिष्ट पदार्थों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना, पारिस्थितिक पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर नियंत्रण, खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना ही प्रबंधन कहलाता है। तो खनिज प्रबंधन क्या हो जाएगा, तो खनिजों के विकल्पों को खोजना, खनिज के अवशिष्टों को बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना, पारिस्थितिक पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर नियंत्रण करना ही ये सब प्रबंधन कहलाएगा। अगर खनिजों के संरक्षण के साथ साथ प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाए तो खनिज संकट से निपटारा पा सकते हैं। चलिए, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में लगभग कितने % खनिज पाए जाते हैं, इनमें से कौन सा लोह युक्त खनिज का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है, कौन लोह अयस्क का एक प्रकार है, कौन भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना % लोह उत्पादक खदान है, और मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना खनिज का उपयोग होता है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, बिहार झारखंड में देश का कितना % अभ्रक का उत्पादन होता है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। इन सब क्वेश्चनों को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगली वीडियो में हम आप लोगों को लेके आएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट शक्ति यानी ऊर्जा संसाधन, शक्ति एवं ऊर्जा संसाधन को विस्तृत तौर पे लेके आएंगे। तो बने रहे हमारे चैनल पे, मिलते हैं अगले चैनल में, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।